हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और हम तो सरे राह चिंगारी लिए बैठे हैं, कोई चाहे तो चिरागों को जला ले जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, स्प्रिंग पेंडुलम। चलो, तो पहले देखें स्प्रिंग पेंडुलम है क्या। क्या है स्प्रिंग पेंडुलम? चलो देखो, ये हमारा मास जो कि इस स्प्रिंग से हैंग्ड है। ये हमारी स्प्रिंग जो पहले एक नेचुरल लेंथ में होती थी, लेकिन जब हमने ये बॉल इससे हैंग की तो ये स्प्रिंग इलोंगेट हो करके एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करके इस बॉल को एक इक्विलिब्रियम देती। देखो पूरी बात का मतलब क्या है। देखो, ये हमारी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में थी, कोई इलोंगेशन नहीं, नेचुरल लेंथ है। जब हमने बॉल इससे हैंग कर दी तो अब यही स्प्रिंग इलोंगेट होके इतनी बड़ी हो गई। यानी कि अपनी नेचुरल लेंथ से कुछ बढ़ गई ना। तो अगर इस इंक्रीमेंट को x नॉट मान लिया जाए कि स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ से जितना वो बढ़ गई, वो क्या है? वो है x नॉट। स्प्रिंग के अंदर एक इलोंगेशन डेवलप होता है, दैट इज x नॉट। इस इलोंगेशन के नाते स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स आता है और ये रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग के इलोंगेट होने का अपोज करता है। यानी कि वो एक टेंडेंसी रखता है, टेंडेंसी टू रिस्टोर द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, दैट इज द टेंडेंसी ऑफ द स्प्रिंग। यानी कि किसी स्प्रिंग को चाहे हम कंप्रेस करें चाहे इलोंगेट करें, उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। क्या रिस्टोर करने के लिए? टू रिस्टोर द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो ये फोर्स डेवलप हो गया, F इज इक्वल टू के एक्स नॉट। इस फोर्स ने क्या किया? इस फोर्स ने हमारे इस बॉल को इक्विलिब्रियम दिया। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स का ज़ीरो होना। ये हमारी बॉल थी, तो इस बॉल का एक वेट होगा mg, नीचे की तरफ mg, और इस mg के अगेंस्ट ये रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू के एक्स नॉट जो इस स्प्रिंग के अंदर डेवलप हुआ है। एक फोर्स डेवलप हुआ है स्प्रिंग के अंदर, F इज इक्वल टू के एक्स नॉट का ये फोर्स। के एक्स नॉट। तो इस वेट के अगेंस्ट स्प्रिंग में जो फोर्स है वो है के एक्स नॉट। इससे इस बॉल को एक इक्विलिब्रियम मिलता है, दैट इज mg इज इक्वल टू के एक्स नॉट। दैट इज mg इज इक्वल टू के एक्स नॉट। अब अगर हम इस बॉल को और नीचे की तरफ खींच के छोड़ दें, इसको अगर हम और नीचे खींच लें ऐसे और फिर छोड़ दें तो ये ऑसिलेट करने लगेगी। तो इसको नीचे और खींच कर छोड़ना, इस बॉल को और नीचे खींच के छोड़ दें तो ये ऑसिलेट करने लगेगी। यानी कि अगर मैं इस नेचुरल लेंथ के बाद इस बॉल को और इलोंगेट कर लूं, इस तरह, तो इसका मतलब ये कि इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो रिस्टोरिंग फोर्स इस x नॉट से जितना ज़्यादा हमने इसे और खींच लिया होगा, x, हमने इस x नॉट के बाद इसे जितना एक्स्ट्रा इलोंगेशन दिया है, दैट इज x, देन द टोटल इलोंगेशन इन द स्प्रिंग
स्प्रिंग के अंदर जो टोटल इलॉन्गेशन है वो अब कितना है, वो है के एक्स प्लस एक्स नॉट। अच्छा, वेट अभी भी लग रहा है mg। तो जब के एक्स नॉट इटसेल्फ mg के बराबर है, इसका मतलब अब फोर्स mg से बड़ा है, तो इस बॉल को एक एक्सीलरेशन मिलेगा इस डायरेक्शन में। हम ये एक्सीलरेशन पता कर लेते हैं, और अगर ये एक्सीलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के टाइप का होता है तो हम लोग कह देते हैं कि इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक है। तो चलो देखते हैं कि इस बॉल का मोशन सिंपल हार्मोनिक है या नहीं, पहले ये देखते हैं, फिर ये देखते हैं कि अगर ये सिंपल हार्मोनिक है तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो इस तरह से हम इस स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना चाहते हैं। एक बार फिर से देख लो, ये हमारी स्प्रिंग है जो अपने एक नेचुरल लेंथ में है, ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, कोई इलॉन्गेशन नहीं, कोई कंप्रेशन नहीं। फिर हमने इस स्प्रिंग को इलॉन्गेट किया, एक्स नॉट इलॉन्गेट क्यों हुआ, बॉल के वेट के नाते, तो वेट को रिस्टोरिंग फोर्स के एक्स नॉट से एक इक्विलिब्रियम मिल गया। इसके बाद हमने इस बॉल को नीचे की तरफ और खींच लिया, जिससे स्प्रिंग के अंदर एक इलॉन्गेशन और हो गई है एक्स के बराबर की, जिसके नाते नया रिस्टोरिंग फोर्स के एक्स प्लस एक्स नॉट हो गया। इस तरह से देखें तो वेट से बड़ा है ये रिस्टोरिंग फोर्स, तो हमारे इस बॉल को ये रिस्टोरिंग फोर्स एक्सीलरेट कर देगा। इस एक्सीलरेशन को हम अभी पता करेंगे, और अगर ये एक्सीलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के टाइप का है तो इसका मतलब हमारे बॉल का मोशन कैसा है, सिंपल हार्मोनिक। करेक्ट। चलो देखते हैं। मान लो ये हमारा स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है। जब हमने इसके साथ एक बॉल को अटैच किया तो स्प्रिंग यहाँ आ गई, यानी ब्लॉक हमने अटैच कर लिया जिसका मास m था, तो स्प्रिंग एक्स नॉट इलोंगेट हो गई, जिसके नाते स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स डेवलप हुआ F इज इक्वल टू के एक्स नॉट, और इस फोर्स ने इसके वेट mg को एक इक्विलिब्रियम दे दिया, यानी कि हम लोग कह पाएंगे कि के एक्स नॉट इज इक्वल टू mg। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी। करेक्ट। अब देखो, अगर हम इस स्प्रिंग को फर्दर और इलोंगेट कर लें, तो हमने इसका एक इलोंगेशन किसी टाइम पर x भी ले लिया, तो स्प्रिंग के अंदर जो अब नेट रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ वो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ k, और जितना स्प्रिंग का इलोंगेशन है फ्रॉम द नेचुरल लेंथ F इज इक्वल टू के एक्स में जो x है वो बेसिकली क्या है, वो है कि नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग कितना इलोंगेटेड है या कितना कंप्रेस्ड है, दैट्स इट। तो अब अगर यहाँ से देखें mg, तो अब इस ब्लॉक के पास जो नेट रिस्टोरिंग फोर्स है जो इसको वापस लेकर के जा रहा है इक्विलिब्रियम की तरफ, यही एक्सीलरेशन हमें पता करना है। तो चलो देखते हैं अब कितना हुआ नेट रिस्टोरिंग फोर्स। एफ आर इज इक्वल टू के एक्स प्लस एक्स नॉट माइनस mg, इतना हुआ। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि एफ आर इज इक्वल टू के एक्स प्लस के एक्स नॉट माइनस mg। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, के एक्स नॉट देखो mg के बराबर है ना, सो दे कैंसिल आउट, तो ये कैंसिल हो गया। अब अगर ये कैंसिल हो गया तो इसका मतलब जो एफ आर है वो क्या है, वो है के एक्स, है ना। अच्छा, चूंकि ये रिस्टोरिंग फोर्स हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है उस नेचर का है, और ये फोर्स अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट है, यानी जिधर डिस्प्लेसमेंट होता है उसके अगेंस्ट फोर्स होता है, तो इसका मतलब हम इसके आगे नेगेटिव लगा सकते हैं,
तो एफ आर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। मैंने कई बार पहले भी कहा कि जो नेगेटिव साइन है वो क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि जो फोर्स है वो अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट है, करेक्ट। तो इसका मतलब एफ आर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो एफ आर क्या चीज़ है, रिस्टोरिंग फोर्स। इसको लिख सकते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन, दैट इज माइनस के एक्स। तो ए इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। और देखें ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर कर लें, क्योंकि ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के नेचर का है। तो जब इससे कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी के बाई एम, और इसलिए ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट के बाई एम, अंडर रूट के बाई एम। तो इसका मतलब टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड होगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, करेक्ट। हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिया, लेकिन एक चीज़ याद दिला दूं। देखो जिस टाइम हम इक्वेशन लिख रहे थे पहले लेक्चर में, तो मैंने कहा था कि चलो के बाई एम को ओमेगा स्क्वायर लिख लेते। तो मैंने वहाँ भी कहा था ये इंटेंशनली लिखा हुआ कांस्टेंट है, क्योंकि मुझे पता था कि आगे चल करके के बाई एम ओमेगा स्क्वायर होने वाला है। तो हमने ये चीज़ वहीं पे कर ली, क्योंकि हमें पहले से पता था ये। एक चीज़ ये। दूसरी बात ये देखो कि हमने किया क्या है। हमने जो टाइम पीरियड कैलकुलेट किया टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, इसमें एक बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि स्प्रिंग पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पे डिपेंड नहीं करता। ऐसा सिंपल पेंडुलम में नहीं होता। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड उस जगह के ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से डिसाइड होता है, जबकि टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम उस जगह के जी से डिसाइड नहीं होता। इसका मतलब स्प्रिंग पेंडुलम को हम किसी भी जगह पर, चाहे वो अर्थ पे हो चाहे वो स्पेस में कोई जगह हो, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं टू मेज़र द टाइम इंटरवल, टू मेज़र द टाइम। तो टाइम को मेज़र करने के लिए स्पेस में सिंपल पेंडुलम यूज़ नहीं हो सकता, लेकिन स्प्रिंग पेंडुलम यूज़ हो सकता है, करेक्ट। तो एनर्जी मेथड का यूज़ करके देखते हैं। चलो एनर्जी मेथड देखो। देखो ये कंडीशन तो इक्विलिब्रियम की है। mg इधर लग रहा है के एक्स नॉट, और इससे ब्लॉक को एक इक्विलिब्रियम मिल जाता है, के एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी। इक्विलिब्रियम मिल जाता है, एम जी इज इक्वल टू के एक्स नॉट। वो पहले भी कंडीशन यही थी और वो अभी भी यही है। देखो अब अगर मान लो कि किसी टाइम पर अगर हम इलोंगेट करके इसको छोड़ते हैं, तो अपने इस ऑसिलेशन में अगर ये ब्लॉक कभी यहाँ था, इस जगह पर था, और इसके अंदर कोई इलोंगेशन रहा हो x प्लस एक्स नॉट का, ये इलोंगेशन रहा हो, तो ये फोर्स रहा होगा के एक्स प्लस एक्स नॉट का। यानी फर्दर हमने इसको कितना इलोंगेट किया है किसी टाइम पर x या है, और इसका जो इनिशियल इलोंगेशन नेचुरल लेंथ से है वो क्या है x नॉट। अगर अपने इस ऑसिलेशन, अपने इस इलोंगेशन में अगर इस टाइम पर इसके पास वेलोसिटी v हो, तो मुझे टोटल एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक लिखना है। E इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक। पहला तो होगा काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी। दूसरा टर्म हमारा क्या होता है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाफ के एक्स प्लस एक्स नॉट का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी। और तीसरा टर्म होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो एनर्जी कितने के बराबर होगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा रेफरेंस पे डिपेंड करती है। अगर मान लो मैं रेफरेंस लेवल पोटेंशियल एनर्जी का नेचुरल लेंथ ले लूँ, ये रेफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो जाए, मान लो ये रेफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, तो इससे ये ब्लॉक कितना नीचे गिरा है x प्लस एक्स नॉट। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस एम जी एक्स प्लस एक्स नॉट।
माइनस एम जी एक्स प्लस एक्स नॉट, माइनस एम जी एच होता है ना, माइनस एम जी एच होता है, तो क्या होगी एनर्जी माइनस एम जी एक्स प्लस एक्स नॉट, क्योंकि ये रेफरेंस से नीचे है। अभी देखें तो क्या हो गया, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो डी बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ एम टू वी डी वी बाई डी टी, पहला टर्म हो गया। दूसरा टर्म क्या होगा, हाफ के टू एक्स प्लस एक्स नॉट, और इसको फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी, ये हमारा दूसरा टर्म हो गया। और तीसरा टर्म होगा माइनस एम जी एक्स नॉट, जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, एक्स बचा है तो डी एक्स बाई डी टी, ये तीसरा टर्म हो गया। देखो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, डी एक्स बाई डी टी क्या चीज़ है, ये है v, ये डी एक्स बाई डी टी क्या है, ये है v, और ये डी वी बाई डी टी क्या है, एक्सीलरेशन। एनर्जी चूंकि कांस्टेंट है तो डी बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। तो फाइनली अभी क्या लिख सकते हैं, ज़ीरो इज इक्वल टू एम वी ए प्लस, ये हो जाएगा प्लस के एक्स प्लस के एक्स नॉट, के एक्स नॉट, और ये आ जाएगा v, v, और हमारा आखिरी टर्म होगा एम जी और v, करेक्ट, ये हो गया। तो यहाँ से हम लोग v से v कैंसिल कर लें, v इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अभी क्या आ गया, ज़ीरो इज इक्वल टू एम ए प्लस के एक्स नॉट माइनस एम जी, ये हो गया एम ए प्लस के एक्स नॉट माइनस एम जी, करेक्ट। अब देखो यहाँ से पता है कि के एक्स नॉट की वैल्यू एम जी के बराबर है, चाहो तो इसको इक्वेशन 1 कह सकते हो, तो के एक्स नॉट हो गया एम जी, सो दे कैंसिल आउट। अब क्या बचता है, एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो ए इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स, और इसको कंपेयर कर लें, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हुई, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई के बाई एम, तो टाइम पीरियड क्या हो गया, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, गेट द सेम आंसर, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा एनर्जी मेथड है। मैंने कहा था सिंपल पेंडुलम में भी कि सिंपल पेंडुलम में हमारे पास एक हमारा फोर्स मेथड है, एक हमारा टॉर्क मेथड है, एक हमारा एनर्जी मेथड है। स्प्रिंग पेंडुलम में मैंने फोर्स मेथड लिखा और फिर लिख दिया एनर्जी मेथड। अब देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, जब कभी भी हम पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का कैलकुलेशन कर रहे हों तो एक बात हमेशा ध्यान रखो, और ये चीज़ें हमारे इस डिस्कशन को काफ़ी ईजी बनाएंगी। इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, इट्स अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो एक जनरल मेथड था वो मैंने यहाँ अप्लाई किया। अब जो एक अंडरस्टैंडिंग वाला मेथड है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, उसके अकॉर्डिंग ज़रा देखो। अगर पेंडुलम के साथ कोई कांस्टेंट फोर्स एसोसिएटेड हो तो वो उसके टाइम पीरियड को अफेक्ट नहीं करता। फिर से दोहराऊं, अगर पेंडुलम के साथ कोई कांस्टेंट फोर्स एसोसिएटेड हो तो वो उसके टाइम पीरियड को अफेक्ट नहीं करता, यानी कि टाइम पीरियड के कैलकुलेशन में कांस्टेंट फोर्सेस का कोई रोल नहीं होता। क्योंकि हमें ऑसिलेशन के लिए कैसे फोर्सेस चाहिए, जो एक्स के साथ वेरी करते हो, जो पार्टिकल के मूवमेंट के साथ बदलते हो। तो कांस्टेंट फोर्सेस का ऑसिलेशन में टाइम पीरियड के कैलकुलेशन के लिए कोई रोल नहीं है। उनका रोल कहाँ है, उनका रोल इक्विलिब्रियम के लिए है। इक्विलिब्रियम वो डिसाइड कर सकते हैं, यानी इक्विलिब्रियम को डिसाइड करने में कांस्टेंट फोर्सेस का काफ़ी रोल है। लेकिन किसी पेंडुलम के टाइम पीरियड के कैलकुलेशन में कांस्टेंट फोर्सेस का कोई रोल नहीं है, तो जब हम टाइम पीरियड का कैलकुलेशन करें तो उन कांस्टेंट फोर्सेस को चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, सिर्फ उन फोर्सेस को लो जो फोर्सेस वेरी करते हों, और इससे हमारा डिस्कशन काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। जैसे कि मैं चलो स्प्रिंग पेंडुलम का ही केस लेता हूँ और इसको बड़ा सिंप्लीफाइड वे में इसका टाइम पीरियड हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मेरे पास एक स्प्रिंग पेंडुलम है और जब मैंने इसके साथ एक बॉब को अटैच किया
मैंने इसके साथ एक ब्लॉक को अटैच किया, तो ये इसका इक्विलिब्रियम है। तो इसमें mg एक कांस्टेंट फोर्स है जो kx0 आता है इक्विलिब्रियम पे। फिर हम इसको जब ऑसिलेट कराते हैं तो इसका इलॉन्गेशन और बढ़ा लेते हैं और ये यहाँ से ऑसिलेट करता है mg। अब तो हम लोग ये कहते हैं कि जब हम इसे ऑसिलेट कराते हैं तो इसका जो इलॉन्गेशन है वो x प्लस x0 हो जाता है। mg हमारा कांस्टेंट फोर्स है। अब ज़रा देखो, जब mg एक कांस्टेंट फोर्स था तो अगर हम चाहें तो हम इसको कंसीडर ना करें, क्योंकि फाइनली होता क्या है कि जो kx0 है वो mg के साथ हमारी इक्वेशन में कैंसिल होता है। पिछले दोनों डिस्कशन में हमने ये देखा। तो इसको बस ऐसे ही समझ लो कि हमारे इस स्प्रिंग पेंडुलम में समझो कि कोई और फोर्स है ही नहीं। समझो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है और इस ब्लॉक, तो इस ब्लॉक का मास m है और जब ये इलॉन्गेट होता है किसी इस पोजीशन पर जाके तो पता कर लो कि रिस्टोरिंग फोर्स कितना है, कांस्टेंट छोड़ दो। तो रिस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर कितना डेवलप हो जाता है अगर ये x नीचे आता है, मान लो kx, इक्विलिब्रियम के बाद वाला। अब हम इसमें इक्विलिब्रियम कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फोर्स के साथ हमें मिल चुका है, तो उसका टाइम पीरियड में कोई रोल नहीं है। उसका रोल किस में है? उसका रोल इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, वो हमें नहीं चाहिए। तो अब अगर मुझे सिर्फ टाइम पीरियड चाहिए तो बस मैं ये देख रहा हूँ कि किसी x पोजीशन के अंदर, इसके अंदर जो इलॉन्गेशन फर्दर आएगा उससे कितना फोर्स बनेगा, kx, और अगर वो kx होगा तो इसका मतलब रिस्टोरिंग फोर्स सिर्फ kx है। तो Fr की वैल्यू क्या होगी, kx। अब इसमें mg का कोई रोल नहीं है, mg एक कांस्टेंट फोर्स है, वो मैंने छोड़ दिया। तो Fr यानी रिस्टोरिंग फोर्स कौन है, जो वेरिएबल फोर्स है। और इसमें वेरिएबल फोर्स क्या है, वही। तो हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन को छोड़ दिया और हमने ये देखा कि इक्विलिब्रियम के बाद जो फर्दर शिफ्टिंग हुई है वही तो ऑसिलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ से आ गया Fr की वैल्यू kx, और अगर Fr kx के बराबर है तो ये हो जाएगा ma, और ये रिस्टोरिंग फोर्स है तो माइनस kx। तो a इज इक्वल टू माइनस के बाई एम और इंटू एक्स, दैट इज a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा k बाई एम, और यहाँ से टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट m बाई के। तो आई थिंक इट्स वेरी इजी, इसलिए जो कि ये एक अंडरस्टैंडिंग से लिखा हुआ रिजल्ट है, ये हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। हम जान चुके हैं कि कांस्टेंट फोर्सेस का टाइम पीरियड के कैलकुलेशन में कोई रोल नहीं है, तो हमने उस अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करके इस डिस्कशन को और आसान बना लिया। अगर फंडामेंटल डिस्कशन देखें कि इक्विलिब्रियम भी देखना है, फर्दर मूवमेंट भी देखना है और उसको पूरे फंडामेंटल वे में ही करना है, तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, जो डिस्कशन हमने पहले किया हमको वैसे ही करना चाहिए। इससे थोड़ा प्रॉब्लम और थोड़ा लेंदी होती जाती। तो अगर सिर्फ टाइम पीरियड का कैलकुलेशन ही हमारा मोटिव है तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है कोई। जब हमें इक्विलिब्रियम देखना होगा तो हम इन चीज़ों का भी डिस्कशन करेंगे कि हमें वो इक्विलिब्रियम कहाँ मिला, तब हमारे कांस्टेंट फोर्सेस का रोल होगा। लेकिन अगर सिर्फ टाइम पीरियड निकालना हो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के बाद की शिफ्टिंग देख लो, ठीक है। 100 बात की एक बात कि अगर सिर्फ टाइम पीरियड देखना हो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के बाद की शिफ्टिंग देखो स्प्रिंग के अंदर और अपना कैलकुलेशन करो और इजीली टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लो, करेक्ट। तो चलो कुछ एग्जांपल और लेते हैं। तो एम मास का एक ब्लॉक है, उसके साथ एक यहाँ स्प्रिंग भी है, स्प्रिंग के साथ अटैच्ड। तो इस स्प्रिंग का जो फोर्स कांस्टेंट है वो के है और कहते हैं इसका टाइम पीरियड चाहिए। अब देखो, एक तो कंडीशन इक्विलिब्रियम की होगी जो कि इसका वेट एक कांस्टेंट फोर्स है वो लग रहा होगा, वेट लगेगा तो इसमें एक इलॉन्गेशन आएगा kx0 का, तो मैं उसको छोड़ दूँ ना। तो टाइम पीरियड के कैलकुलेशन में कांस्टेंट फोर्सेस का तो कोई रोल है नहीं, तो मैं क्या करूँ,
तो फिर मैं यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स को इग्नोर कर लेता हूँ, मैं सिर्फ वो वेरिएबल फोर्स देखता हूँ जो ऑसिलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। करेक्ट। देखो तो ये हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन, जैसे मैं इसको इक्विलिब्रियम मान लेता हूँ फिर मैं छोड़ देता हूँ कि इसमें mg जो लग रहा होगा उसने इक्विलिब्रियम दे ही दिया होगा। अब एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा ये है कि अगर मैं यहाँ से m को अब फर्दर उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन के बाद अगर मैं उसे x नीचे लेके आऊँ यहाँ पर, तब जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा इस ब्लॉक के ऊपर, वो रिस्टोरिंग फोर्स ही इसे ऑसिलेट कराएगा और इसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कराएगा। वी हैव टू कैलकुलेट दिस फोर्स, बस ये निकाल लो तो समझ लो रिस्टोरिंग फोर्स आ गया। ठीक है। देखो स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन होगी T, बेसिकली T ही Fr है, हमें वही कैलकुलेट करना। अगर हम टेंशन निकाल लेंगे समझ लो रिस्टोरिंग फोर्स पता हो गया। मासलेस स्ट्रिंग है तो टेंशन बदलेगी नहीं, कांस्टेंट होगी। अच्छा जो टेंशन है ये मासलेस स्प्रिंग है, तो जब ये x नीचे की तरफ आएगा तो स्ट्रिंग चूंकि इनएक्सटेंसिबल है तो स्प्रिंग खिंच जाएगी। अब स्प्रिंग के अंदर जो इलॉन्गेशन है वो कितने का होगा, x का, तो स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स डेवलप होगा वो कितने का होगा, kx का। ये स्प्रिंग फोर्स है और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक्ट करेगा क्योंकि सब कुछ मासलेस है। मासलेस कोई भी यहाँ पर हमने पार्ट लिया है तो उसके अंदर एक्सीलरेशन नहीं हो सकता। इसका मतलब जो टेंशन है वो वेरी नहीं करेगी, तो टेंशन T की वैल्यू आ गई यहाँ पर kx, और यही टेंशन रिस्टोरिंग फोर्स है। तो रिस्टोरिंग फोर्स Fr इज इक्वल टू T, और रिस्टोरिंग है तो माइनस लगा लेते हैं, तो माइनस kx, और Fr क्या होता है ma इज इक्वल टू माइनस kx, तो a इज इक्वल टू क्या, माइनस k बाई एम इंटू एक्स, और k बाई एम क्या चीज़, ओमेगा स्क्वायर। सो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m बाई के। देखो कितना आसान है, देखो कितना आसान है। बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें अरेंजमेंट समझ लो इक्विलिब्रियम में मिला, हमने बस उसे थोड़ा शिफ्ट किया और शिफ्ट करके हमने रिस्टोरिंग फोर्स पता कर लिया। हमने उसे थोड़ा शिफ्ट किया और शिफ्ट करके रिस्टोरिंग फोर्स पता कर लिया। जैसे ही रिस्टोरिंग फोर्स हम निकाल पाएंगे हम सीधे टाइम पीरियड पर पहुंच जाएंगे। इस पूरे डिस्कशन में मैंने क्या किया, कि मैंने कांस्टेंट फोर्स को इग्नोर किया। मैं उसको छोड़ नहीं रहा हूँ, ना मैं ये कह रहा हूँ कि उसका कोई रोल नहीं है। उसका रोल है, इक्विलिब्रियम के लिए उसका रोल है, लेकिन ऑसिलेशन में उसका कोई रोल नहीं है। तो जब मुझे टाइम पीरियड कैलकुलेट करना हो मैं कांस्टेंट फोर्सेस को छोड़ सकता हूँ। चलो दूसरा एग्जांपल देखो। मान लो स्प्रिंग यहाँ लगी है, ये स्ट्रिंग है और इस एंड को फिक्स किया गया है। यहाँ पर एक ब्लॉक लगाया गया है जिसका मास m है। हमें अरेंजमेंट कैसा मिलेगा, इक्विलिब्रियम में। स्प्रिंग मासलेस, स्ट्रिंग मासलेस, इक्विलिब्रियम, ये अरेंजमेंट हमें इक्विलिब्रियम में मिला, तो मैं mg छोड़ देता हूँ। फिर मैं सिर्फ ये देखूंगा कि x इलॉन्गेशन पर वेरिएबल फोर्सेस कहाँ हैं और कितने हैं। तो मैंने इसका x इलॉन्गेशन लिया, जो टेंशन है बेसिकली वही रिस्टोरिंग फोर्स है। यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स आएगा वो मुझे चाहिए, और यहाँ रिस्टोरिंग कौन करा रहा है, टेंशन करा रही, तो टेंशन ही मेरे लिए रिस्टोरिंग फोर्स है। बस एक्स इलॉन्गेशन पर मैं ये कैलकुलेट कर लूँ कि टेंशन कितनी है, तो मैं एक्स इलॉन्गेशन पर ये कैलकुलेट कर लूँ कि टेंशन कितनी है। चलो, तो यहाँ अगर टेंशन T है तो यहाँ भी टेंशन T होगी ना। ये कैसी है, मासलेस। अगर मासलेस है तो टेंशन हर जगह सेम होगी। अब ज़रा यहाँ पर आते हैं, देखो ये पुली भी मासलेस है, तो पुली के मासलेस होने के लिए क्या होना चाहिए, पुली पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो पुली के ऊपर नेट फोर्स कैसे 0 आएगा, देखो नीचे T लग रहा है, तो नीचे पुली के ऊपर लगने वाला फोर्स कितना है, 2T। तो पुली के ऊपर इस स्प्रिंग ने कितना फोर्स लगाया होगा कि पुली का इक्विलिब्रियम हो, 2T। देखो ये बात करेक्ट, यहाँ T है, तो पुली पे नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स क्या है, 2T। जो कौन लगा रहा है, स्प्रिंग लगा रही है, और पुली को रोक कौन रहा है, स्प्रिंग। तो स्प्रिंग इसके अपोजिट उतना ही फोर्स लगा के रोक रही होगी, तब पुली के ऊपर नेट फोर्स 0 आएगा और तब पुली रुक पाएगी। नेट फोर्स 0 होना ही चाहिए, क्योंकि जब ये मासलेस बॉडी है तो इसके पास नेट फोर्स नहीं हो सकता, न्यूटन्स लॉ, F इज इक्वल टू ma। अगर मास 0 हो जाए तो फोर्स की वैल्यू 0। इसका मतलब किसी मासलेस बॉडी पे नेट फोर्स हमेशा क्या होना चाहिए, 0। तो चलो ये हमने अप्लाई कर लिया। अच्छा, अब यहाँ आ गया 2T। अब ज़रा ये सोचो कि जब हमने इसको x नीचे खींचा होगा तो ये जो स्प्रिंग है इसमें इलॉन्गेशन कितना आया होगा। थोड़ा सा लॉजिकल सोचो ज़रा।
मान लो इस पुली का जो सेंटर है, जो पुली का सेंटर है वो नीचे की तरफ आता है x/2। समझना बात को, पुली का सेंटर नीचे की तरफ कितना आता है x/2। इसका मतलब स्प्रिंग के अंदर इलॉन्गेशन भी फिर x/2 होगा। अच्छा, जब ये x/2 नीचे आएगा तो ये वाली जो स्प्रिंग, तो ये वाली जो स्ट्रिंग है ये इधर x/2 खाली हो जाएगी और यहाँ x/2 खाली हो जाएगी। इसका मतलब स्ट्रिंग के अंदर जो यहाँ पर हमें स्लैकनेस मिलेगी वो कितनी कितनी मिल जाएगी, x/2 इधर और x/2 इधर, यानी टोटल स्लैकनेस क्या होगी, x। यानी कि जब मैं ब्लॉक को नीचे x लाता हूँ तो पुली का सेंटर नीचे कितना आता है, x/2। ये हम लोग पढ़ चुके हैं मैकेनिक्स में कंस्ट्रेंट मोशन। अगर कंस्ट्रेंट मोशन की थोड़ी याद करो तो ये बात समझ में आ जाएगी। पुली का सेंटर जब नीचे की तरफ x/2 आता है तो जो स्लैकनेस होती है स्ट्रिंग के अंदर वो इधर x/2 मिल करके x हो जाती है, तो ब्लॉक नीचे की तरफ कितना गिर पड़ता है, x। इस बात को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके कह लें, कि अगर हम इस स्प्रिंग को मान लो x खींचते नीचे की तरफ, तो इसका मतलब दोनों तरफ स्ट्रिंग कितनी खाली होती, x मिला करके 2x, तो ब्लॉक कितना नीचे गिर जाता है, 2x। तो जब स्प्रिंग x/2 नीचे आएगी तो इधर x/2 खाली होगा, इधर x/2 खाली होगा, तो ब्लॉक कितना गिरेगा, x। यानी अल्टीमेटली स्प्रिंग के अंदर जो इलॉन्गेशन हुआ वो कितने का हुआ, x/2। तो x/2 के इलॉन्गेशन के ऊपर स्प्रिंग में जो फोर्स डेवलप होगा वो कितना होगा, kx/2, और ये होगा किसके बराबर, 2t के बराबर। क्लियर है बात ये। तो 2t की वैल्यू अगर kx/2 है तो इसका मतलब t की वैल्यू है kx/4। क्लियर, kx/4। तो t की वैल्यू ही तो यहाँ पर Fr है, यानी जो रिस्टोरिंग फोर्स है, यानी कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वही तो टेंशन है, और जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो t के बराबर, और t की वैल्यू है कितने के बराबर, kx/4 के बराबर। चूंकि रिस्टोरिंग है तो माइनस लगा लेते हैं, तो Fr को लिख देंगे ma इज इक्वल टू माइनस kx/4, यानी a की वैल्यू माइनस k/4m इंटू एक्स। और ये जो चीज़ लिखी है ये क्या है, ये है ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k/4m, इसलिए टाइम पीरियड कितना हो गया, 2π/4m/k, दैट इज द टाइम पीरियड। तो ये एक दूसरा एग्जाम्पल है और एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमेशा ये बात ध्यान रखो, जो कांस्टेंट फोर्सेस हैं उनका टाइम पीरियड के कैलकुलेशन में कोई रोल नहीं है, उनका रोल सिर्फ इक्विलिब्रियम को डिसाइड करने में। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम की पोजीशन के बाद कैलकुलेशन करता हूं तो मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन में इन्वॉल्व उस कांस्टेंट फोर्स को इग्नोर कर लेता हूं और फिर ये पता कर लेता हूं कि रिस्टोरिंग फोर्स कितना है और उससे टाइम पीरियड निकाल लेता हूं। करेक्ट। मान लो इसका फोर्स कांस्टेंट K1 है, इसका फोर्स कांस्टेंट K1 है और इसका मान लिया K2 है। ये हमारा अरेंजमेंट है। ये स्ट्रिंग है जो कि मासलेस है, ये स्प्रिंग है वो भी मासलेस है। इनके फोर्स कांस्टेंट दिए हैं K1 और K2। अब कोई कहता है इसका टाइम पीरियड चाहिए, तो mg जो इसमें लग रहा होगा दैट इज़ द कांस्टेंट फोर्स, तो मैं mg छोड़ता हूँ। तो mg छोड़ने का मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन से मुझे कोई यहाँ मतलब नहीं है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से मुझे यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। वी हैव टू कैलकुलेट ओनली टाइम पीरियड। ठीक, तो देखो, तो मैं mg को भूल जाता हूँ, फिर मैं ये सोचता हूँ कि अगर मान लो ये ब्लॉक नीचे की तरफ कितना गिरा, x, कितना आया नीचे, x। अब देखो, अगर ये नीचे x आया होगा तो इसका मतलब ये वाली स्प्रिंग भी नीचे आई होगी और ये वाली स्प्रिंग ऊपर गई होगी। समझना बात को, इस तरह। तो जब ये x नीचे की तरफ गिरा तो अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये जो स्प्रिंग थी ये x2 अपने सेंटर को नीचे की तरफ लाई हो और ये वाली जो स्प्रिंग है ये अपने सेंटर को ऊपर की तरफ x1 ले गई हो,
तो जब ये x1 अपने सेंटर को ऊपर ले जाएगी तो x1 स्लैकनेस यहाँ होगी और x1 यहाँ होगी। जब ये अपने सेंटर को नीचे लाएगी x2 तो x2 स्लैकनेस यहाँ होगी, x2 यहाँ पर होगी। यानी स्ट्रिंग जो इसके ऊपर से जा रही है वो कितना स्लैक हो जाएगी, 2x2। स्ट्रिंग जो इसके ऊपर से जा रही है वो कितना स्लैक हो जाएगी जब इसका सेंटर x1 ऊपर जाएगा, 2x1। यानी टोटल स्लैकनेस इस स्ट्रिंग के अंदर जब ये स्प्रिंग नीचे x2 आएगी और स्प्रिंग ऊपर x1 जाएगी तो ये वाला पॉइंट कितना नीचे गिरेगा, जो ये वाला पॉइंट है स्ट्रिंग का, ये वाला पॉइंट नीचे की तरफ कितना आएगा, ये आएगा 2x1 प्लस 2x2। दोनों का स्लैकनेस मैंने ऐड कर दिया। यानी अल्टीमेटली अगर देखो तो x क्या है, x बेसिकली हो गया है 2x1 प्लस 2x2 के बराबर। क्लियर। मासलेस स्ट्रिंग है, टेंशन वेरी नहीं करेगी, यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T और यहाँ टेंशन T। पूरी स्ट्रिंग के अंदर एक ही टेंशन। ठीक। यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स ज़रा सोचो कितना आया, स्प्रिंग फोर्स आ गया K2x2। x2 इलॉन्गेशन है, किधर की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ, अपोज करेगा अपने इलॉन्गेट होने का, ये भी अपोज करेगा अपने इलॉन्गेट होने का। ये फोर्स स्प्रिंग किधर लगाएगी, नीचे की तरफ, कितना, K1x1। करेक्ट। अब ज़रा देखो, पुली मासलेस है तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। पुली मासलेस है तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। यानी 2T की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आनी चाहिए, 2T की वैल्यू आनी चाहिए K1x1 के बराबर। यहाँ पे 2T की वैल्यू नीचे की तरफ कितना है, 2T। स्प्रिंग ऊपर कितना फोर्स लगाएगी, K2x2। तब पुली के ऊपर नेट फोर्स 0 आएगा। यानी 2T की वैल्यू क्या होगी, K2x2। क्लियर बात ये। पुली पे याद रखो कि पुली पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, पुली पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। यानी पुली पे इधर जो फोर्स लग रहा है और पुली पे इधर जो फोर्स लग रहा है, इन दोनों का नेट 0 होना चाहिए। तो इधर कितना लग रहा है, K2x2, इधर कितना लग रहा है, T, इधर कितना लग रहा है, T। नेट फोर्स क्या आना चाहिए, 0। तो ये लिख दिया मैंने। तो यहाँ से ये पता चला कि जो x1 है वो हो गया 2T/K1 और जो x2 है वो हो गया 2T/K2। अब ज़रा देखें, जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो टेंशन है। यानी रिस्टोरिंग फोर्स हमें क्या पता चला है कि वो है टेंशन T के बराबर। जो रिस्टोरिंग फोर्स है यहाँ पर वो अगर मैं लिखूँ तो मुझे पता चला है कि x की वैल्यू क्या है, 2, और x1 कितना आया, x1 आ गया 2T/K1 और यहाँ पर x2 कितना आ गया है, x2 आ गया है 2 और यहाँ आएगा 2T/K2। तो 2 × 2T/K2। टेंशन ही तो रिस्टोरिंग फोर्स है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x = 4T/K1, यहाँ पर आएगा 4T/K2। करेक्ट। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं x = 4 1/K1 + 1/K2 और इंटू T लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 4 K1 + K2 और अपॉन K1 K2। एलसीएम ले लिया, यहाँ आएगा T। सो T = कितना आ जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स है तो माइनस लगा लो, माइनस K1 K2 अपॉन 4 K1 + K2 और इंटू कितना आएगा, x, है ना, आगे x। ये जो चीज़ है ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है रिस्टोरिंग फोर्स, यानी यही हमारी टेंशन रिस्टोरिंग फोर्स है। चाहो तो इसको रिस्टोरिंग फोर्स लिख दो, FR। FR = माइनस, ये जो लिखा है ये K इक्विवेलेंट लिखा है, थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं। F = -KX होता है। तो अगर ये K इक्विवेलेंट लिखा हुआ है तो टाइम पीरियड क्या होता है पेंडुलम में, 2 पाई m/K होता है, यानी m/K इक्विवेलेंट। ये K इक्विवेलेंट है, अपॉन K इक्विवेलेंट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, K1 K2 और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 K1 + K2। ये हो गया। तो अगर ये K इक्विवेलेंट है तो हम लोग टाइम पीरियड क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग टाइम पीरियड मान लेते हैं, चलो T डैश है, हर जगह T यूज़ हुआ है टेंशन में। तो T डैश = 2 पाई m/K इक्विवेलेंट। जहाँ पर K इक्विवेलेंट की वैल्यू ये लिखी हुई है, इसको हमने K इक्विवेलेंट माना है, ये चीज़ K इक्विवेलेंट है, इतना। ये वैल्यू हम ला के यहाँ पुट कर देंगे। तो कुल कहने का मतलब ये है कि जब भी हम स्प्रिंग पेंडुलम का डिस्कशन कर रहे हो
तो स्प्रिंग पेंडुलम के डिस्कशन में या किसी भी पेंडुलम के डिस्कशन में, नॉट ओनली फॉर द स्प्रिंग पेंडुलम, किसी भी पेंडुलम के डिस्कशन में अगर टाइम पीरियड के कैलकुलेशन की बात हो रही है तो हम चाहें तो कांस्टेंट फोर्सेस को इग्नोर करते हुए टाइम पीरियड का कैलकुलेशन कर लें, क्योंकि कांस्टेंट फोर्सेस टाइम पीरियड को अफेक्ट नहीं करते हैं। टाइम पीरियड के कैलकुलेशन में वही फोर्सेस अफेक्ट करते हैं जो फोर्सेस पोजीशन के साथ वेरी करते हैं। तो कांस्टेंट फोर्सेस का क्या रोल है, मैंने बार बार ये बात रिपीट की है कि कांस्टेंट फोर्सेस को हम इग्नोर कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं। कांस्टेंट फोर्सेस का काफ़ी रोल है उस पेंडुलम के इक्विलिब्रियम में। तो जब हमें इक्विलिब्रियम की पोजीशन पता करनी हो, उस पेंडुलम का एम्पलीट्यूड के बारे में बात करनी हो, तो हम उन कांस्टेंट फोर्सेस को इग्नोर नहीं करेंगे। ओके, तो हमारा आज का डिस्कशन था स्प्रिंग पेंडुलम। तो हमने क्या सीखा है, किसी स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड हम उसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे सिंपल पेंडुलम में करते थे। जैसे वहाँ पर मेथड्स थे फोर्स, टॉर्क, एनर्जी, वैसे यहाँ पर भी हमारे पास मेथड्स हैं फोर्स, टॉर्क और एनर्जी के। तीनों तरीके से ये कैलकुलेशन हो सकता है। तो मैंने फोर्स मेथड ले लिया, मैंने एनर्जी का मेथड भी यूज़ किया और दोनों से कैलकुलेशन किया। टॉर्क आगे चल करके किसी प्रॉब्लम में फिर देख लेंगे और वो भी अप्लाई हो सकता है। तो फोर्स मेथड हो या टॉर्क मेथड हो, दोनों तरीके से ये कैलकुलेशन हो सकता है। और एनर्जी मेथड तो वो तो एवरग्रीन है, हर जगह यूज़ होता है, मैंने वो भी किया है। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मैंने ये कैलकुलेशन दो तरह से करके दिखाया कि अगर हम इक्विलिब्रियम पोजीशन को कंसीडर करते हुए पूरा डिस्कशन करते हैं, जो कि एक फंडामेंटल डिस्कशन है, तो हम इजीली ये डिस्कशन कर सकते हैं। मैंने वो पहले कैलकुलेट करके दिखा दिया। मैंने जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात कही है वो ये है कि किसी भी ऑसिलेशन में अगर पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए ही सिर्फ बात होनी है तो हम कांस्टेंट फोर्सेस को इग्नोर करते हुए वेरिएबल फोर्सेस के कैलकुलेशन के साथ टाइम पीरियड का कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं, जो मैंने किया लास्ट में। और कभी भी सॉल्व कर आगे से कोई भी प्रॉब्लम हो और सिर्फ टाइम पीरियड ही पता करना हो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन भूल जाओ, कांस्टेंट फोर्सेस के बारे में मत सोचो, बस सिर्फ ये सोचो कि अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से उस बॉडी या पार्टिकल को डिस्प्लेस करने पर रिस्टोरिंग फोर्स कितना है। अगर वो कैलकुलेट कर पाए तो वही टाइम पीरियड हमें देगा और वो रिस्टोरिंग फोर्स ही Fr = -kx होगा। अगर वो कैलकुलेट कर पाए तो वही हमें टाइम पीरियड तक सीधे पहुंचा देगा, हमें इक्विलिब्रियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा कैलकुलेशन काफ़ी हद तक ईजी होगा। ओके, अगर स्प्रिंग पेंडुलम समझ गए हो, अगर स्प्रिंग पेंडुलम में थोड़े कॉन्फिडेंट हुए, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। फिज़िक्स सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।